मेरा नाम कल्पना है। मैं अपने माता-पिता की इकलौती बेटी थी। अपने माता-पिता की लाडली होने की वजह से हमेशा मुझे प्यार में कमी महसूस नहीं होने दी। पढ़ाई-लिखाई से लेकर खाने-पीने तक हमेशा मेरा ख्याल रखा गया। मैं जो भी पढ़ाई करना चाहती थी, माँ-पापा ने मुझे वहीं पढ़ाई करने के लिए कहा था। जब मैं बिल्कुल छोटी थी, तो माँ-पापा हमेशा मेरी सारी मनपसंद चीज़ें लेकर आते थे। मैं कोई भी डिमांड करती थी, तो वह मेरी पूरी हो जाती थी। हालांकि हम मिडिल क्लास फैमिली से थे। हम लोगों के पास ज्यादा धन दौलत तो नहीं था, क्योंकि पापा मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाते थे और मैं घर में ही कपड़े सिल दी थी। लेकिन फिर भी हमारा जैसे तैसे गुजारा हो ही जाता था। लेकिन माँ पापा ने कभी मुझे यह एहसास नहीं होने दिया कि हम लोगों के पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। मैं आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलती थी। हालांकि हमारे आस पड़ोस के बच्चे इतने ज्यादा अमीर घरों से थे कि वह कौन से भी महंगी से महंगी गाड़ी मांग ले, उनके यहाँ हाजिर हो जाती थी। वह बड़ी बड़ी खिलौनों से खेलते थे। अगर मैं भी माँ पापा से वही जिद करती थी, तो मेरे पापा ब्याज पर पैसे उठाकर मुझे वह खिलौना लाकर दे देते थे। मुझे इतनी समझ नहीं थी कि मेरे पापा कितनी मुश्किल से मेरे लिए वह खिलौनों का इंतजाम करते हैं। मैं तो बस जिद कर दिया करती थी कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए। लेकिन पापा और माँ मुझसे इतना प्यार करते थे कि मेरी जिद को अपनी सर आंखों पर रखते थे और कहते थे कि हमारी बिटिया ने हुक्म किया है, तो इसका हुक्म तो पूरा करना ही पड़ेगा। इसीलिए वह मेरी हर बात को पूरी कर दिया करते थे। फिर मेरे पापा दिन रात मेहनत मजदूरी करके ब्याज के पैसे भर देते थे। अब धीरे धीरे मैं जैसे बड़ी हो रही थी, तो मेरा स्कूल में भी दाखिला करवा दिया। मेरा कोई ऐसे वैसे स्कूल में दाखिला नहीं करवाया, बल्कि शहर के सबसे बड़े स्कूल में दाखिला करवाया, जिसके अंदर बहुत ही अच्छी फैसिलिटी और अच्छी सुविधा होती थी। हालांकि उस स्कूल की फीस ज्यादा थी, लेकिन मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं हाई क्लास की स्टडी करूं। माँ ने पिताजी से कहा कि हम लोगों ने इसका एडमिशन बड़े स्कूल में करवा तो दिया, लेकिन अब फीस कहाँ से बनेंगे। तभी पिताजी ने कहा कि मैं सरपंच से बात करके देखता हूँ, शायद वे हमारी कोई मदद कर दे। तभी माँ पिताजी सरपंच जी के पास गए और उनसे कहा कि हमारी बेटी को हमने स्कूल में दाखिला दिलवाया है, उसकी फीस भरनी पड़ेगी, इसीलिए आप हमें कुछ टाइम के लिए पैसे दे दीजिए। हम आपके खेतों में काम करके आपके पैसे पूरे कर देंगे। लेकिन हमारे गांव का सरपंच इतना बुरा था कि लोगों पर अत्याचार करता था। सरपंच ने मेरे पिता के छाती पर लात मार दी और कहा कि जब तुम्हारी औकात नहीं है, तो अपनी बच्ची को बड़े स्कूल में पढ़ाने की क्या जरूरत है। गांव में सरकारी स्कूल है, उस स्कूल में भी तो तुम भेज सकते थे। मेरे पिताजी की बेइज्जती करके वहां से उनको भगा दिया। घर आकर पिताजी की आंखों में आंसू थे, लेकिन एक तरफ और उम्मीद भी थी, क्योंकि उनकी नजर मां के मंगलसूत्र प्रतिमा से कहा कि तुम अपना मंगलसूत्र मुझे दे दो, मैं इसे बेचकर अपनी बेटी की फीस भर दूंगा, ताकि वह अच्छी शिक्षा हासिल कर सके। हमारी इकलौती बेटी है, उसकी पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और वैसे भी जब है, पर लिखकर अच्छी नौकरी लग जाएगी, तो हमारी सारी जिंदगी ऐसे गुजरेगी। मेरी माँ भी मेरे पिताजी की बातों से सहमत हो गई और अपना मंगलसूत्र निकालकर पिताजी को दे दिया। पिताजी ने मंगलसूत्र लेकर सुनार के पास गए और वहां जाकर वह मंगलसूत्र बेच दिया और पैसे लाकर मेरी फीस जमा कर दी। अब मैं एक बड़े स्कूल में पढ़ाई करने लगी और हर कोई जानता है कि बड़े स्कूल में अगर पढ़ाई करनी है, तो हर रोज नहीं खर्चे होते हैं। कभी कुछ तो कभी कुछ है, लेकिन मैं तो घर आकर सीधा पिताजी के सामने अपने खर्चे रख देती थी। वह पिताजी बड़ी मुश्किल से इधर उधर से इंतजाम करके मेरे लिए पैसों का इंतजाम करते थे। अब धीरे धीरे मेरा स्कूल पूरा हो गया था। मैं कॉलेज में दाखिला लेने वाली थी। मेरे पिताजी अब दिन में मजदूरी करने की बजाय रात में भी करने लगे थे, क्योंकि मुझे बड़ी से बड़ी स्कूल कॉलेज शिक्षा दिलवाने थी। इसलिए अब मुझे समझ आने लगी थी कि मेरे पिताजी की मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। मैंने पिताजी से कहा कि आप इतनी मेहनत मजदूरी मत किया कीजिए, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। दरअसल मेरे पिताजी दिन रात काम करते थे, इस वजह से उनके हाथ के ऊपर दबाव पड़ने की वजह से उन्हें दिक्कत रहती थी। अब वह मुझसे कहने लगे कि अपनी बेटी को अगर अच्छी जिंदगी देनी है, तो मेहनत मजदूरी तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन अब मैं इतनी समझदार तो हो गई थी कि अपने पिता जी की मजबूरी को समझ सकती थी। मैंने पिताजी से कह, बड़े कॉलेज का छोटे कॉलेज का कोई मतलब नहीं होता।
अगर इंसान पढ़ाई में मन लगाकर पढ़ता है, तो छोटे कॉलेज में भी अच्छे अंक ला सकता है। और अगर कोई पढ़ाई में कोई मन ही नहीं लगाता, तो उसे कितने भी बड़े कॉलेज में दाखिला क्यों ना दिलवा दिया जाए, वह पढ़ाई करेगा ही नहीं। मेरी बात सुनकर पिताजी ने कहा कि तुम्हारा क्या फैसला है? मैंने पिताजी से कहा कि जितना आपसे हो पाता है, आप उतना ही कीजिए। मेरा कोई छोटी-मोटी कॉलेज में दाखिला करवा दीजिए। मैं मन लगाकर पढ़ाई करके आपको छोटे कॉलेज में भी नाम रोशन करके दिखाऊंगी। मेरी ऐसी समझदारी भरी बातें सुनकर पिताजी की आंखों में खुशी के आंसू छलक गए थे। पिताजी ने कहा कि हमारी लाडो रानी इतनी समझदार हो गई है कि हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा। हमें तो लग रहा है क्या यह तो वही है जो कुछ दिनों पहले हमारी गोद में किलकारियां मारती रहती थीं। आप पिताजी ने हमारे पास ही शहर के कॉलेज में मेरा दाखिला करवा दिया। अब मैं दिन रात मेहनत करने लगी और कॉलेज में दाखिला लेने के बाद पढ़ाई शुरू कर। अब मेरा कॉलेज पूरा होने के बाद मुझे नौकरी की तैयारी करने के लिए दूसरे शहर में जाना था, क्योंकि हमारे गांव के आसपास ऐसा कोई शहर नहीं था जहां पर कोई अच्छी नौकरी की तैयारी करवाई जा सके। इसी बीच अब चिंता यह थी कि बड़े शहर में जाने के लिए पैसों की भी ज्यादा जरूरत थी। इसी बीच मेरे मामा जी एक रोज हमारे घर पर आए। मेरे पिताजी ने मेरे मामा जी से सारी सिचुएशन बताई, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर आपकी बेटी पढ़ाई में सच में पढ़ना चाहती है तो उसे पढ़ने दीजिए, उसका खर्चा मैं उठा लूंगा। दरअसल मेरे मामा जी एक सरकारी नौकरी करते थे और वे पढ़ाई का महत्व अच्छी तरह से जानते थे। इसीलिए उन्होंने कुछ पैसों का बंदोबस्त करके मेरे पिताजी को दे दिया। पिताजी ने मुझे नौकरी की तैयारी करने के लिए बड़े शहर भेज दिया। पिताजी दिन रात मेहनत मजदूरी करते और माँ कपड़ों की सिलाई करके मामा जी के पैसे चुकाने में लगे हुए थे। इधर मैं मेहनत करके पढ़ाई कर रही थी, लेकिन मैं इतनी समझदार थी कि अचानक मेरी जिंदगी में एक अजीब मोड़ आया, जिससे मेरी सारी समझदारी दूर हो गई और मैं गलत रास्ते पर चल पड़ी। वहां जाकर मेरी मुलाकात ऋतु नाम की लड़की से हुई। वह काफी अच्छी लड़की थी। शुरू शुरू में हम दोनों की दोस्ती कुछ ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर साथ में रहने की वजह से दोस्ती गहरी होती चली गई और फिर हम दोनों एक ही कमरे में रहती थी। मुझे नहीं पता था कि ऋतु किस स्वभाव की है, लेकिन ऋतु नशा करती थी। मुझे नहीं पता था कि तूने क्या करती है। एक दो बार जब मैंने ऋतु को नशा करते हुए देखा, तो मैंने उसे रोकने की कोशिश की। तब उसने मुझसे कहा कि इसमें बहुत मजा आता है, तुम्हें एक बार ट्राई करके देख, तुझे भी बहुत मजा आएगा। अब ऋतु ने मुझे इस कदर भड़का दिया था कि मैं खुद को रोक नहीं पाई और उसके साथ एक बार कर नशा करने लग गई और धीरे धीरे मुझे आदत लग गई। अब मैं हर रोज घर पर फोन कर देती थी कि मुझे बुक्स लेनी है और पैसे भेज दो। माँ पापा बेचारे न जाने कहाँ कहाँ से मजदूरी से मांगकर पैसे भेजते थे और मैं वहां पर आयाशी करने लगी थी। मैं इतनी समझदार होती थी कि अपने माता पिता की मजबूरी को अच्छी तरह से समझती थी, लेकिन अब तो न जाने मुझे क्या हो गया था कि मैं पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी। मुझे अपने माता पिता की हालात बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे थे। मैं पूरी तरह से नशे में चूर हो गई थी। अब पढ़ाई के दौरान मेरी मुलाकात राहुल नाम के लड़के से हो गई। राहुल बेहद ही हैंडसम था, इसलिए मैं उसके साथ रहने लगी। वह बड़ा अमीर भी था। उसकी अमीरी देखकर मैं उसके साथ अटैचमेंट में हो गई और उससे प्यार करने लगी। वह भी मुझे पसंद करने लगा, क्योंकि मैं देखने में इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि हर कोई मुझे देखकर अपनी तरफ खींचा चला आए। फिर मैं और राहुल साथ में घूमते और दिन रात मस्ती करते और बार में जाते थे। अब पढ़ाई की तरफ तो मेरा ध्यान जाता ही नहीं था। किताबों के ऊपर तो धूल जमी हुई थी। अब कुछ दिनों बाद में पापा का गांव से फोन आया। वह कहने लगे कि अब तो दीपावली आ रही है, तुम्हारी छुट्टियां होगी, इसीलिए तुम कुछ दिनों के लिए गांव चले आओ। अब मैं गांव नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि एक तो मैं राहुल से दूर नहीं रहना चाहती थी। ऊपर से अगर मैं गांव चली जाती तो माँ पापा को पता चल जाता कि मैं नशा करती हूँ। इसीलिए मैंने उन लोगों के सामने बहाना बना दिया कि मुझे छुट्टियां नहीं मिलेगी, मुझे डबल क्लासें लगानी पड़ेगी, तब जाकर मुझे नौकरी लगेगी। अब मेरे माँ बाप बेचारे इतने अनपढ़ थे कि कुछ जानते नहीं थे। उन्हें लगा कि शायद मुझे सच में ज्यादा क्लास लगानी है, इसीलिए मैं नहीं आ पाऊंगी। उधर वह लोग खुश हो रहे थे
कि मैं दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करती हूँ और बहुत जल्दी नौकरी लग जाऊंगी। पापा तो पूरे गांव में अपना सीना चौड़ा करके घूमते थे कि मेरी बेटी बहुत जल्दी नौकरी लग जाएगी। इन सब लोग मेरे पापा का मजाक बनाते थे कि वह तो टाइम बताएगा। खैर, ऐसे ही दिन निकलते गए। अब मैं और राहुल एक दूसरे के करीब आने लगे और मैंने राहुल से शादी करने का फैसला कर लिया। और मैंने माँ पापा को बिना बताए राहुल से शादी कर ली और उसके साथ विदेश भाग गई। जब ये खबर माँ पापा को पता चली तो उन लोगों का तो जैसे आसमान ही टूट पड़ा। उन लोगों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सब क्या हो गया। इतना कुछ सुनने के बाद पापा को हार्ट अटैक आ गया और उनका देहांत हो गया। वह इस दुनिया से जा चुके थे। ये तो दिखाई दे रहा था, क्योंकि मेरे पापा ने जो मेरे लिए किया था वह कोई भी नहीं कर सकता था। उन्होंने न जाने कितने लोगों के ताने सुने थे, कितने लोगों के आगे हाथ फैलाए थे, कितने लोगों के लाते खाई थी मुझे कैसे भी करके पढ़ाने के लिए। और अंत में मैंने उन लोगों को यह सिला दिया तो उनका बर्दाश्त नहीं हुआ और पिताजी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। उनकी मौत के बाद माँ भी बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। माँ चाहती थी कि मैं उनके पास जाऊं, लेकिन मुझे राहुल के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं विदेश में राहुल के साथ अपनी जिंदगी बिता रही थी, लेकिन मेरी ये खुशियां ज्यादा दिन की नहीं थी। वह कहते हैं ना कि अगर हम किसी का दिल दुखाएंगे तो हमारे साथ भी बुरा जरूर होगा। यही सब मेरे साथ भी होने वाला था। अब धीरे धीरे राहुल का लहजा भी बदलने लगा था। वह तो सिर्फ मेरे साथ प्यार का नाटक करता था। यही मुझे आज पता चला था जब मैंने उसे दूसरी लड़की के साथ बात करते हुए सुना था। मैंने उसे कहा कि तुम मेरे होते कोई दूसरी लड़की से बात कैसे कर सकते हो। तभी राहुल ने कहा कि चुप करके दूसरी साइड बैठ जाओ, मेरा तो यही काम है। मैं ठहरा इतना अमीर घर का लड़का एक लड़की के साथ रहकर अपनी जिंदगी थोड़ी ना गुजार पाऊंगा। मेरे लिए तो हर तरह की लड़की आएगी। अगर मंजूर है तो रहो, वरना यहां से जा सकती हो। तो मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने राहुल के एक तमाचा दे मारा और कहा कि मेरे साथ प्यार करने का नाटक किस लिए किया। फिर तो राहुल ने मेरे साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। अब तो वह मुझे ना खाना देता था, ना पानी देता था। हर रोज मेरे साथ मारपीट करता था और लोगों को बुला बुलाकर मेरे से धंधा भी करवाता था और पैसे कमाता था। मुझे नहीं पता था कि मैं जिसे प्यार करूंगी वह लड़का मेरे साथ ये सब करेगा। अब मैं ठहरी विदेश में रहने वाली अब अपने घर भी नहीं जा सकती थी। मैं पूरी तरह परेशान हो चुकी थी। अब बार बार मेरे दिमाग में यही आ रहा था कि मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाने लिखाने कामयाब करने के लिए क्या कुछ नहीं किया था, और मैंने उन लोगों को इतना दुख दिया था जिसका मैं हर जाना आज भर रही हूं। मेरे पिता की मौत की भी मुझे खबर मिल चुकी थी। मुझे अपने पिता की मौत का बहुत दुख था। मुझे खुद पर धिक्कार था कि मैंने अपने बाप को मार डाला। मैं खुद को हत्यारिन समझ रही थी। अब मेरे पास मौत के अलावा कोई भी चारा नहीं था, क्योंकि मैं वापस इंडिया भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि इतने मेरे पास पैसे नहीं थे। और राहुल राहुल यहाँ पर मेरे साथ न जाने क्या क्या जुर्म कर रहा था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने रितु को फोन लगाया और सारी बातें बताई तो रितु ने कहा कि तुम्हारी माँ की भी मौत हो चुकी है। वह अकेली रहती थी और बीमार रहती थी। पैसे न होने की वजह से उनका इलाज नहीं हो पाया और उनकी भी मौत हो गई। अब तो मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। मुझे अपने पुराने दिन याद आ रहे थे जब मैं अपने माँ पापा की लाडली हुआ करती थी। मेरे माँ पापा ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। मेरे पापा ने तो सरपंच से लात भी खाई थी। सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए वह दिन रात मजदूरी करते थे ताकि मैं पढ़ लिख कर कामयाब हो जाऊं। अब मैं बहुत पछता रही थी। अगर मैं पढ़ लिख कर कामयाब हो जाती तो आज राहुल जैसे लड़के मेरे पीछे घूम रहे होते। लेकिन मैं रितु की बातों में आ गई और उसके गंदे इरादों में गिर गई और राहुल से प्यार कर बैठी, जो इतना गंदा इंसान था। मैंने राहुल के बारे में पहले पता करना चाहिए था कि यह कैसा इंसान है। बिना सोचे समझे मैं इसके चंगुल में फंस गई और इसके साथ विदेश भाग गई। जिन माता पिता ने मुझे जन्म दिया, मेरे लिए इतना कुछ किया, इतने सालों तक मेरी परवरिश के लोगों के ऊपर विश्वास ना करके मैंने इस 2 टाइम मिले हुए लड़के पर विश्वास कर लिया और इसके नाम अपना सब कुछ कर दिया, जिसका हर्जाना मैं आज भर ही रही थी। अब मुझे मौत के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था।
तभी मैंने टेरेस से कूदकर खुदकुशी कर ली थी। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। राहुल ने मेरी लाश को जला दिया और पीछा छुड़वाया और लड़कियों के साथ यह सब करने लगा। अब मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि मैंने आखिर क्या हासिल कर लिया। अगर मैं सही रास्ते पर चलती तो आज मेरी जैसी संस्कारी लड़की कोई नहीं होती। मैंने अपने माता पिता को भी मार दिया और खुद भी मजबूरी में आत्महत्या कर ली, और चारों तरफ बदनामी हुई सो अलग। लेकिन अब इन सब का कुछ भी नहीं हो सकता था सिवाय अफसोस के। अक्सर लड़कियां गलतियां कर बैठती हैं, लेकिन बाद में जब उन्हें हर्जाना भरना पड़ता है तब उन्हें अक्ल आती है। पहले वह लोग अपने माता पिता के बारे में नहीं सोचती, उन्हें सिर्फ अपना प्यार और अय्याशी दिखाई देती है। लेकिन उसके बाद में जब उनके साथ वह सब होता है तब उन्हें अक्ल आती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इन सब का सबसे बड़ा उदाहरण मैं खुद ही हूं। जिन माता पिता ने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैंने उन लोगों पर विश्वास नहीं किया और खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। यह संदेश उन लड़कियों के लिए है जो लड़कियां अपने माता पिता को धोखा देकर एक लड़के के चक्कर में फंस जाती हैं। उनके साथ में आखिर ये सब भी होता है। हाँ, सभी लड़के एक जैसे नहीं होते। कई लड़के प्यार को निभाते भी हैं, लेकिन 90% लड़के ऐसे ही होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों का इस्तेमाल करना जानते हैं। इसीलिए कभी भी अपने माता पिता को धोखा देने से पहले सबको सोचना चाहिए। जब तक हम लोगों को समझ आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और उसके लिए कोई भी रास्ता नहीं नजर आता, सिवाय मौत के अंत में फिर मौत को भी गले लगाना पड़ता है। धन्यवाद।